देश विदेश चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं सतीश चंद। देश विदेश चैनल की नेहरू पर चल रही श्रृंखला के पिछले अंक में मैंने बात की थी कि कैसे सरदार पटेल ने सही समय पर हस्तक्षेप करके पाकिस्तान सेना से कश्मीर घाटी की रक्षा की थी। अब उसके आगे बात करते हैं कि कैसे नेहरू ने इस झगड़े को संयुक्त राष्ट्र में सुलझाने के लिए भेजा था। जब यह निर्णय हो गया कि कश्मीर में कबायलियों और उनके साथ ही पाक सेना को खदेड़ने के लिए भारत अपनी सेना भेज ही रहा है, तो सरदार पटेल ने ऑल इंडिया रेडियो पर देश में स्थित सभी प्राइवेट एयरलाइंस को संदेश दिया कि देश को कश्मीर में सेना भेजने के लिए वायुयानों की आवश्यकता है। प्राइवेट एयरलाइंस इस घड़ी में सरकार के साथ खड़ी हो गई और एक बहुत बड़ी संख्या में सरकारी और प्राइवेट एयरलाइंस की मदद से सेना भेजी जाने लगी। सरदार पटेल को हमेशा ही मैन ऑफ एक्शन क्यों कहा जाता है, चलिए यह भी देखते हैं। 4 नवंबर 1947 श्रीनगर में बहुत ठंडा दिन था और शेख अब्दुल्ला की रह रहकर कपकपी छूट जा रही थी। और ये कपकपी सिर्फ ठंड के कारण नहीं छूट रही थी, बल्कि उसका कारण कुछ और भी था। वह था शेख अब्दुल्ला का डर। इस तरह की खबरें मिल रही थी कि जिन्ना श्रीनगर के नज़दीक एबटाबाद में आके बैठा हुआ था, श्रीनगर में अपनी फौजों की विजय की उम्मीद से और उसके बाद विजय जुलूस में शामिल होने के लिए। जिन्ना के विरोध में शेख ने भारत के कश्मीर में विलय का समर्थन किया था और उसको जिन्ना द्वारा अपने विरोधियों से बदला लेने की आदत के बारे में अच्छी तरह से पता था। उसको पंजाब के खिजर हयात खान तिवाना और NWFP के खान बंधुओं के साथ जिन्ना के बदला लेने की पूरी खबर थी। तिवाना ने तो जिन्ना के प्रकोप से बचने के लिए भारत के समुद्री रास्ते से लंदन जाने के लिए सरदार पटेल की मदद भी ली थी। उसको पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर आने के बाद उसकी कश्मीर की राजनीतिक भूमिका खत्म होने वाली थी। श्रीनगर के नागरिक बारामूला में जो कुछ दिन पहले हुआ था, वो सोचकर कांप उठे थे। दुकानों और घरों को लूटना और जलाना, पुरुषों की नृशंस हत्या और महिलाओं के साथ बलात्कार, ऐसे जानवरों के लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता था। उन्होंने कश्मीर के हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों पर ही बराबर से अत्याचार किए थे। पाकिस्तानी हमलावर पूरी तरह से हथियारों से लैस और भारतीय सैनिकों से बहुत अधिक संख्या में अपने अंतिम हमले के लिए शालतेंग गांव में श्रीनगर शहर की सीमा से सिर्फ 4 मील दूर थे। 4 नवंबर के उस समय जब श्रीनगर के लोग आने वाली मुसीबत के डर से और कड़ाके की ठंड से कांप रहे थे, सरदार पटेल अपनी बेटी मणिबेन और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह के साथ श्रीनगर पहुंच गए। उस दिन मौसम बहुत खराब था और ठंड के प्रति कोई लापरवाही उसके पिता पटेल ना करें, इस कारण मणिबेन उनके साथ थी। वह हवाई अड्डे से ब्रिगेडियर सेन से स्थिति जानने के लिए सीधे ब्रिगेड मुख्यालय पहुंच गए। दिलचस्प बात यह है, जो कि सेन ने बाद में बताई, सरदार पटेल ने ब्रीफिंग शुरू होने के तुरंत बाद अपनी आंखें बंद कर दी और मुझे लगा कि वो हवाई यात्रा के दौरान हुई थकान के कारण सो गए। ब्रीफिंग पूरी हुई। मैंने सरदार बलदेव सिंह की ओर देखा और उनसे सीधा सवाल पूछा, क्या आप मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं कबायलियों को घाटी से बाहर निकाल दूं, या क्या मेरा लक्ष्य केवल श्रीनगर को कबायलियों से बचाना है? सरदार पटेल भड़क उठे। टाइगर सोए नहीं थे और उन्होंने ब्रीफिंग का शब्द सुना था। एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति और कम शब्दों में बात करने वाले, उन्होंने कहा, बेशक श्रीनगर को बचाया जाना चाहिए और कबायलियों को घाटी से खदेड़ना भी लक्ष्य होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे और सैनिकों की आवश्यकता है और संभव हो तो तोपों की भी, मैंने उत्तर दिया। सरदार पटेल उठे और उन्होंने कहा, मैं तुरंत दिल्ली लौट रहा हूँ और आपको जो जो कुछ भी चाहिए आपको जितनी जल्दी हो सके मिल जाएगा। पार्किंग में पहुंचने पर मैंने अपनी जीप आगे बढ़ाई और उनसे पूछा कि क्या मैं उनको हवाई अड्डे तक छोड़ने के लिए साथ चलूं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं ब्रिगेडियर, मुझे छोड़ने के लिए हवाई अड्डे पर आने की जहमत ना उठाएं। ऐसा करने में अपना समय बर्बाद करने के अलावा आपके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। फिर वो अपने वाहन में चढ़ गए और हाथ हिलाकर निकल लिए। उस शाम मुझे संदेश मिला कि पैदल सेना की 2 बटालियन, बख्तरबंद कारों का एक स्क्वाड्रन और फील्ड आर्टिलरी की एक बैटरी सड़क मार्ग से घाटी में भेजी जा रही है। इंजीनियरों ने पठानकोट से जम्मू तक सड़क पर कई पुलों का निर्माण कर दिया था और घाटी अब सड़क रास्ते से सैनिकों को भेजने में समर्थ थी। ये खुशी देने वाली खबर थी, क्योंकि श्रीनगर की हवाई पट्टी की हालत बहुत खराब हो गई थी। सरदार पटेल एक कर्मठ व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरे थे। पटेल की यात्रा ने स्थिति को 2 तरीकों से बचाया। पहला, सैनिकों की कमी के कारण सेना कबायलियों का सामना करने में असमर्थ थी और उनके पास लड़ने के लिए तोपें और अन्य गोला बारूद की कमी थी। ये कमियां उनको कबायलियों के सामने कमज़ोर कर देती। श्रीनगर पर कबायलियों का कब्जा होने से पाकिस्तान को घाटी में स्थायी आधार मिल जाता और पाकिस्तान आसानी से महाराजा को कश्मीर में विलय के लिए मना लेता।
इस प्रकार भारत हमेशा के लिए कश्मीर खो देता। दूसरे, पटेल नेहरू और सरकार को घाटी की वास्तविक स्थिति से अवगत करा सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद जाके देखी थी। ब्रिगेडियर सेन लगातार अतिरिक्त सैन्य बल भेजने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे थे, लेकिन जनरल BM कौल, जो कि उस समय ब्रिगेडियर थे और जिनको घाटी की वस्तुस्थिति देखने के लिए नेहरू ने भेजा था, लगातार घाटी में शांति होने और सब कुछ ठीक ठाक होने की खबरें दे रहे थे। पटेल के इस दौरे ने ब्रिगेडियर सेन को और भारत को एक बहुत बड़ी संभावित शर्मिंदगी से बचा लिया था। अब देखिए, उधर माउंटबेटन ब्रिटिश सरकार की तरफ से चालबाजियों में व्यस्त थे। उन्होंने कश्मीर के बिना शर्त विलय को कैसे सशर्त बना दिया, यह भी देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के लिए महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षर किया गया विलय का अनुबंध अन्य रियासतों से अलग था क्या, और क्या इसमें कुछ विशेष प्रावधान शामिल किए गए थे? इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। विलय का अनुबंध सभी रियासतों के लिए आदर्श और समान था। इसमें किसी भी शासक के लिए शर्तों में कुछ भी जोड़ने या फिर घटाने का कोई प्रावधान नहीं था। इसे बिना किसी बदलाव के हस्ताक्षर करना आवश्यक था। अपने हस्ताक्षरित विलय के अनुबंध का एक स्टैंडर्ड परफॉर्मा था और वही अन्य सभी रियासतों के लिए भी था। इसी को संलग्न करते हुए महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन को लिखा था, मेरे राज्य की मौजूदा स्थितियां जैसा रूप ले रही हैं और स्थिति की गंभीरता के मद्देनज़र मेरे पास भारतीय डोमिनियन से सहायता मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। स्वाभाविक रूप से मेरे राज्य के भारत के डोमिनियन में विलय हुए बिना मांगी गई सहायता नहीं भेजी जा सकती और मैंने तदनुसार ऐसा करने का फैसला लिया है और मैं आपकी सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए विलय का अनुबंध संलग्न कर रहा हूँ। जम्मू और कश्मीर के संबंध में इस बात पर फिर से जोर देना महत्वपूर्ण है, हस्ताक्षर किया गया विलय का अनुबंध बाकी की रियासतों द्वारा हस्ताक्षर किए गए अनुबंध से बिल्कुल भी भिन्न नहीं था। हरि सिंह ने इस पे बिना शर्त हस्ताक्षर किए थे और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने उसे बिना शर्त के स्वीकार किया था। अर्थात यह पूरी प्रक्रिया उस प्रक्रिया से जरा भी अलग नहीं थी जो बाकी की 547 रियासतों पर लागू की गई थी जिन्होंने भारत में विलय किया था। लेकिन एक बिल्कुल अलग पत्र के जरिए माउंटबेटन ने हरि सिंह को सलाह दी कि विलय जम्मू और कश्मीर के लोगों की इच्छा के अधीन है। उन्होंने इस पत्र में लिखा, मेरी सरकार, जरा सोचिए कि एक ब्रिटिश जो ब्रिटेन और पाकिस्तान के हितों को पूरा कर रहा था, उसमें इतनी हिम्मत सिर्फ नेहरू के कारण थी कि वह स्वतंत्रता के बाद की भारत सरकार को मेरी सरकार कहने का दुस्साहस कर सके। फिर सुनते हैं, मेरी सरकार ने महाराज द्वारा उल्लेखित की गई विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जम्मू और कश्मीर रियासत के भारत के डोमिनियन में विलय को स्वीकार करने का फैसला लिया है। यह अपनी उस नीति के तहत जिसमें किसी भी राज्य के मामले में जहां विलय का विषय किसी भी रूप में विवादों के घेरे में हो, वे विलय का फैसला उस राज्य के निवासियों की इच्छा के अनुसार तय किया जाए। यह मेरी सरकार की इच्छा है कि जैसे ही कश्मीर की कानून व्यवस्था काबू में आती है और उसकी ज़मीन को घुसपैठियों से खाली करवा लिया जाता है, राज्य के विलय के फैसले को जनमत संग्रह के आधार पर तय किया जाए। अब गौर करने वाली बात यह है कि महाराजा ने विलय के लिए कोई शर्त नहीं रखी थी। वास्तव में यहाँ तक कि शेख अब्दुल्ला, जो भारत में विलय के पक्ष में थे, ने कभी इस शर्त का विरोध नहीं किया था, बल्कि वे तो इसे चाहते ही बिना शर्त के थे ताकि कोई अनिश्चितता न बनी रहे। अभी तक जिन्ना ने भी जनमत संग्रह की कोई मांग नहीं उठाई थी। माउंटबेटन को ऐसा पत्र लिखने का अधिकार किसने दिया? विलय को सशर्त बनाने वाले कौन थे? क्या वो अभी भी ब्रिटिश हितों की रक्षा करने वाले वायसराय थे या स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे? दूसरी बात, क्या इस पत्र को लिखने से पहले उन्होंने मंत्रिमंडल से कोई प्रस्ताव पास कराया था? इसका स्पष्ट उत्तर नहीं है और यह सब नेहरू के प्रधानमंत्री होते हुए हुआ। सबसे हास्यास्पद बात तो यह है कि उस समय लोगों के संदर्भ से या फिर जनमत संग्रह का अनुरोध ना तो महाराजा हरि सिंह ने, ना ही शेख अब्दुल्ला ने और ना ही जम्मू और कश्मीर के लोगों ने और यहाँ तक कि जिन्ना ने भी नहीं किया था। इसका सारा श्रेय सिर्फ माउंटबेटन और नेहरू को जाता है। माउंटबेटन की स्थिति को समझा जा सकता है, वह भारत विरोधी और ब्रिटिश समर्थक हितों की रक्षा कर रहे थे। लेकिन नेहरू, आखिर कोई इतना अनुभवहीन हो कैसे सकता है? कोई एक ब्रिटिश राज का इतना बड़ा चेला कैसे हो सकता है? आखिर एक शीर्ष भारतीय राजनेता इस बात को लेकर कैसे अनजान हो सकता है कि भारतीय हित कहाँ है? चलिए अब बात करते हैं नेहरू ने जम्मू और कश्मीर के मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण कैसे किया। नेहरू ने जम्मू और कश्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर उस मुद्दे को अनावश्यक रूप से अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया, जो पूर्ण रूप से एक आंतरिक मुद्दा था। उन्होंने ऐसा एक बार फिर ब्रिटिश माउंटबेटन के प्रभाव में आकर ही किया था। वी शंकर ने माई रेमिनिसेंसेस ऑफ
सरदार पटेल पार्ट 1 में लिखा कि माउंटबेटन ने नेहरू को एक प्रसारण करने के लिए राजी किया, जिसमें उनको ये घोषणा करनी थी कि विलेज संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक जनमत संग्रह के अधीन होगा। इसके लिए 28 अक्टूबर 1947 को रात को 8:30 बजे का समय निर्धारित किया गया। सरदार पटेल सभी महत्वपूर्ण प्रसारणों के टेक्स्ट को देखने पर जोर देते थे, जिनमें प्रधानमंत्री भी शामिल थे। उस दिन जवाहरलाल नेहरू खासे व्यस्त थे और वो अपने टेक्स्ट को रात के 8:15 बजे ही भेज पाए। सरदार ने उसे पढ़ा और शर्मनाक वचनबद्धता पर ध्यान दिया। उन्होंने नेहरू से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रसारण भवन की ओर रवाना हो चुके थे। इसके बाद सरदार ने मुझे प्रसारण भवन पहुंचने और पंडित नेहरू को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में वाले अपमानजनक वाक्यांश को हटाने के लिए बोलने की जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि वी शंकर के वहां पहुंचने से पहले ही नेहरू माउंटबेटन द्वारा प्रेरित भाषण दे चुके थे। नेहरू की ओर से एक ब्रिटिश लॉर्ड माउंटबेटन, जिसका अपना स्वार्थ था कि बातों में आकर संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जनमत संग्रह की वचनबद्धता की बात को कहना, वो भी बिना मंत्रिमंडल और देशभक्त भारतीयों जैसे सरदार पटेल या अन्य को भरोसे में लिए बिना, एक बेवकूफ़ाना हरकत थी। एक पुराने कांग्रेसी डीपी मिश्रा ने लिखा, इसके तुरंत बाद मैंने नागपुर में ऑल इंडिया रेडियो पर नेहरू की आवाज़ सुनी, जिसमें वो कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहरा रहे थे। पटेल के साथ हुई अपनी बातचीत के बाद मुझे ऐसा लगता था कि महाराजा के हस्ताक्षर के बाद कश्मीर का मामला पूरी तरह से सुलझ चुका है। मैं नेहरू की इस घोषणा से आश्चर्यचकित था। मैं अगली बार जब दिल्ली गया तो मैंने नेहरू से विशेष तौर पर पूछा कि क्या कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने का फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। उन्होंने आह भरी और अपना सिर ना में हिला दिया। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि नेहरू ने माउंटबेटन की सलाह पर काम किया था और अपने सहयोगियों की उपेक्षा की थी। नेहरू की ओर से एक ब्रिटिश लॉर्ड माउंटबेटन, जिसका अपना मतलब था, उसकी बातों में आकर संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जनमत संग्रह की वचनबद्धता की बात को कहना, वो भी बिना मंत्रिमंडल और देशभक्त भारतीयों को भरोसे में लिए बिना, बेवकूफ़ाना हरकत थी। संयुक्त राष्ट्र का रुख करना भी एक ऐसा ही मामला था, डॉक्टर अंबेडकर और अन्य जिसके खिलाफ थे। लेकिन नेहरू एक बार फिर 2 नवंबर 1947 को अपने रेडियो प्रसारण के जरिए दोबारा उसके साथ सार्वजनिक रूप से आगे बढ़ गए। मंत्रिमंडल के सहयोगियों की सलाह के बावजूद नेहरू ने 1 जनवरी 1948 को जम्मू और कश्मीर के मामले को औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र में भेजकर भारत के लिए सेल्फ गोल कर लिया। इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण होने के चलते भारत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही मोर्चों पर बहुत नुकसान उठाना पड़ा। यह सिर पर लटकती एक तलवार की तरह हो गया। ब्रिटेन, अमेरिका और उनके सहयोगियों ने ब्रिटेन के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के आक्रमणों की अनदेखी करते हुए भारत के बजाय पाकिस्तान का पक्ष लेने की राजनीति खेलना प्रारंभ कर दिया। ये बात कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य अपने स्वयं के स्वार्थी राष्ट्रीय हितों के आधार पर काम करते थे और शक्ति संतुलन के खेल में व्यस्त रहते थे। टाइम्स लंदन ने सुरक्षा परिषद के बारे में पटेल के लंबे समय से चले आ रहे तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण को उद्धृत करते हुए कहा था, एक असुरक्षा परिषद और शांति भंग करने वाली परिषद। शायद भारत में विदेशी मामलों के सबसे बड़े जानकार नेहरू की जानकारी में ये नहीं था। हमेशा की तरह नेहरू को करने के बाद अपनी भूल का एहसास हुआ। नेहरू ने बाद में कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने पर खेद व्यक्त किया। इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र ने उठाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान हमने देखा और अधिकांश बड़ी शक्तियां इस बात में बेहद दिलचस्पी रखे हुए हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर मामले ने हमें काफ़ी परेशान किया है और बड़ी शक्तियों का रवैया चौंका देने वाला रहा है। कईयों ने तो पाकिस्तान के लिए सक्रिय पक्षपात भी किया। हमें लगता है कि हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया है। अब सुनते हैं कुंवर नटवर सिंह को। वन लाइफ इज नॉट एनफ में नटवर सिंह लिखते हैं, कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाना एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने ऐसा करके घरेलू मामले को अंतर्राष्ट्रीय मामले में बदल दिया। इससे भी अधिक बड़ी गलती थी उनका संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के चार्टर 6 के तहत जाना, जो विवादों से संबंधित था। उन्हें संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर की समस्या को चार्टर 7 के तहत उठाना था, जो आक्रमण से संबंधित था। कश्मीर के मामले में उन्होंने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को प्रोफेशनल फैसले पर हावी हो जाने दिया और उनके कद के राजनेता के लिए ये एक बहुत बड़ी असफलता थी। परिषद के सदस्यों का यह कहना बिल्कुल सटीक था कि ऐसा करके भारत ने यह स्वीकार कर लिया है कि विवाद तो है ही। अब देखिए सीताराम गोयल ने क्या टिप्पणी की थी। पंडित नेहरू ने कैबिनेट के अपने किसी भी सहयोगी या महात्मा गांधी से सलाह लिए बिना ही कश्मीर में जनमत संग्रह का वादा किया था।
मैं सीपीआई द्वारा ब्रिटिश कैबिनेट मिशन को सौंपे गए एक ज्ञापन का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें कश्मीर को एक अलग राष्ट्रीयता के रूप में वर्णित किया गया था, जिसे एक स्वतंत्र राज्य बनने पर आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए था। सीपीआई ने वर्ष 1948 के प्रारंभ में भी भारत में कश्मीर के विलय को साम्राज्यवादी विलय बताते हुए इसकी निंदा की थी। उस समय के सभी आधिकारिक रूसी प्रकाशनों में कश्मीर में मौजूद भारतीय सेना को कब्जा करने वाली सेना के रूप में वर्णित किया गया था। इसके चलते पंडित नेहरू की साम्यवादी अंतरात्मा को लगातार पीड़ा का सामना करना पड़ा। उन्होंने न सिर्फ जनमत संग्रह का वादा किया, बल्कि भारतीय सेना को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की ओर किए जा रहे विजय अभियान को भी रोकने का आदेश दे दिया था। उन्होंने कश्मीर में जनमत संग्रह पर अपने रुख को सिर्फ तभी बदला जब पाकिस्तान के अमेरिका के साथ गठबंधन कर लेने के बाद सोवियत संघ और सीपीआई ने इसे लेकर अपना रुख बदला और कश्मीर में भारत की बात के समर्थन में आ गए। दूसरी तरफ उसने पश्चिम के एक झूठे प्रचार अभियान को खुला छोड़ दिया, जो उन्हें सिर्फ जनमत संग्रह के उस आधे अधूरे वादे की याद दिला रहा था जो उन्होंने खुद पहले किए थे। भारत और पाकिस्तान दोनों ने जनवरी 1948 में संयुक्त राष्ट्र के सामने अपना अपना पक्ष रखा। भारतीय पक्ष को कश्मीर मामलों के मंत्री गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिन्हें नेहरू ने इसी काम के लिए मंत्रिमंडल में विशेष रूप से नियुक्त किया था। अयंगर भारतीय दल के अगुवा थे, जिसमें शेख अब्दुल्ला भी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रतिनिधि चौधरी सर मोहम्मद जफरुल्लाह खां को यह बात पता चली कि भारत का प्रतिनिधित्व गोपाल स्वामी अयंगर कर रहे हैं, तो उन्होंने चुटकी ली, क्या आप कश्मीर को मुझे थाली में रख के देना चाहते हैं? ये बात ध्यान देने योग्य है कि जफरुल्लाह खां का एक शानदार कैरियर था। उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज से शिक्षा पाई थी और वे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक सदस्य भी थे और वर्ष 1931 से 32 के दौरान उसके अध्यक्ष पद को भी संभाल चुके थे। वे सन 1935 में ब्रिटिश भारत के रेल मंत्री थे और वे वर्ष 1935 और 41 के बीच ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्य के रूप में शामिल थे। उन्होंने सन 1939 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वे वर्ष 1942 में चीन में ब्रिटिश भारत के एडजुटेंट जनरल भी थे। वे भारत के संघीय न्यायालय में न्यायाधीश बने थे। वे पाकिस्तान के विदेश मंत्री 1947 से 54 और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष 1962 और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके थे। जैसा कि प्रत्याशित था, जफरुल्लाह खान ने अपना पक्ष बेहद शानदार तरीके से सामने रखा और उन्हें चौतरफा प्रशंसा मिली, जबकि अयंगर एक अटर फेलियर साबित हुए। सरदार पटेल संयुक्त राष्ट्र में भारतीय दल का नेतृत्व गोपाल स्वामी अयंगर के हाथों में दिए जाने के विरोध में थे। वे उन्हें इस काम के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं मानते थे। इसके बजाय पटेल ने सीपी रामास्वामी अय्यर का नाम सुझाया था, जो त्रावणकोर के दीवान रह चुके थे। सीपी उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता था। वो एक बेहद सक्षम बुद्धिजीवी राजनेता और राजनयिक थे और ब्रिटेन तथा अमेरिका में उनके कई संपर्क मौजूद थे। उन्होंने भारत के मामले को अधिक प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया होता, लेकिन नेहरू ने पटेल की सलाह को नज़रअंदाज कर दिया और गोपाल स्वामी अयंगर को भेजने पर अड़े रहे। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में जो कुछ भी घटित हुआ उसका आंखों देखा हाल प्रस्तुत है, जैसा सीपी की पोती शकुंतला जगन्नाथ द्वारा बताया गया है। जब कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र के समक्ष आया, तब मैं न्यूयॉर्क में एक छात्रा के रूप में रह रही थी। मैं कई भारतीय और अमेरिकी मित्रों के साथ संयुक्त राष्ट्र के सत्र में भारत के रुख पे विश्वास की उम्मीद के साथ शामिल हुई। सबसे पहले सर जफरुल्लाह खान ने पाकिस्तान का पक्ष बेहद जोशीले और शानदार भाषण के साथ हमारे सामने रखा और ये हमारे विश्वास को हिलाने के लिए काफ़ी था। हम भारतीयों ने उनके बैठ जाने के बाद ही राहत की सांस ली। इसके बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया। संबंधित प्रतिनिधि ने अपना हाथ ऊपर उठाया और खड़े होकर बोले, मैं विरोध करता हूँ। हमें उम्मीद थी कि हमारा पक्ष जो इतना अधिक मजबूत था, पूरे संयुक्त राष्ट्र को हिलाकर रख देगा। इसके बजाय उस दिन की हमारी प्रस्तुति एक बड़ी हार साबित हुई और वो भी बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने। इसके अलावा शेख अब्दुल्ला को भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल करना भी नेहरू की एक और गलत पसंद थी। हार्वर्ड शेफर्ड ने लिखा, भारतीयों ने अब्दुल्ला को संयुक्त राष्ट्र के अपने प्रतिनिधिमंडल का सदस्य बनाया था, बेशक उस उम्मीद के साथ कि वो भारतीय पक्ष के लिए एक प्रभावी प्रवक्ता साबित होंगे। वे इस बात का अनुमान भी नहीं लगा सके कि वो ऑस्टिन के साथ एक निजी वार्तालाप में कश्मीर की स्वतंत्रता की बात उठाकर भारत की स्थिति को कमज़ोर बना देंगे। जाहिर तौर पर अचानक हुए इस बदलाव के चलते संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने अब्दुल्ला को जरा भी प्रोत्साहित नहीं किया। नेहरू की पहली गलती एक आंतरिक और घरेलू मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने और उसे अंतर्राष्ट्रीय बनाने की थी।
हालांकि इस गलती को कर देने के बाद नेहरू से उम्मीद की जाती थी कि वह संयुक्त राष्ट्र में भारत के पक्ष को मजबूती से रखेंगे और भारत के लिए मामले को जीतेंगे। भारत की समस्याओं को बढ़ाते हुए नेहरू ने पाकिस्तान को एक और वॉकओवर दे दिया। भारत के पक्ष को रखने के लिए एक अक्षम व्यक्ति को नियुक्त करना और संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में शेख अब्दुल्ला जैसे विश्वासघाती को भेजना। अंत में संयुक्त राष्ट्र ने रिजोल्यूशन नंबर 47 पास किया, जिसने दोनों ही देशों को कुछ शर्तों का पालन करते हुए जनमत संग्रह को कराना था। इस रिजोल्यूशन को भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही मानने से लगभग इनकार कर दिया। हालांकि जनमत संग्रह की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक आयोग का गठन कर दिया और अभी हाल तक वो भारत और पाक की सीमा में तैनात रहा था। 2014 में मोदी सरकार के गठन के बाद उसको हटाया जा सका। यह जनमत संग्रह कभी नहीं हो पाया क्योंकि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की पहली शर्त पूरी नहीं की, जो कि थी पाकिस्तान का अपनी सेना को अपने अधिकार वाले क्षेत्र से हटाना। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में मैं कश्मीर पर चर्चा जारी रखूंगा और हम देखेंगे किस तरह से सेना की सैन्य अभिमान जारी रखने की सलाह के बावजूद और मंत्रिमंडल को विश्वास में लिए बिना नेहरू ने कश्मीर में युद्ध विराम की एक तरफा घोषणा कर दी थी, जिसके कारण पीओके संभव हुआ और नेहरू ने कैसे आर्टिकल 370 भारत के संविधान में डलवाया और उससे भी अधिक बड़ा पाप 35A को कैसे शामिल कराया और यह सुनिश्चित किया कि 35A को पिछली तारीख से लागू कराया जाए और कैसे धारा 370 बाद में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और उनके पलायन का कारण बनी। ये अंक कैसा लगा कृपया कमेंट अवश्य करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।